नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जिसे कभी किसी बात की चिंता नहीं हुई होगी या डर का अनुभव नहीं हुआ होगा। लेकिन जब ये दोनों ही भावनाएं इतनी बढ़ जाएं कि आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो समझिए आप एंग्जाइटी के शिकार हो गए हैं। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे इसी बेचैनी यानी एंग्जाइटी की। तो अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमारे साथ जुड़िए और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो हमसे साझा कीजिए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर गौरी शंकर कालोइया। डॉक्टर कालोइया, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं नैदानिक मनोवैज्ञानिक हूँ। हाँ जी, नैदानिक मनोवैज्ञानिक जी। माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ डॉक्टर कलोया हैं और वो आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपको कोई भी समस्या है, आपको बेचैनी महसूस होती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि परेशानी लगातार आपकी बन रही है और बिना किसी वजह के बन रही है, तो आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही हम बता दें कि आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर महेश व्यास भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो आयुर्वेदिक रूप से किस तरह की चिकित्सा इस परेशानी के लिए अपनाई जा सकती है वो आपके सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद है। डॉक्टर व्यास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और होम्योपैथी के नजरिए से या फिर इस पैथी से किस तरह से आप अपनी समस्या से निपट सकते हैं और कैसे होम्योपैथी एंग्जाइटी में आपका सहारा बन सकती है, इसे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो कॉल कीजिए, जो हमारे नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही आप जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी आप सवाल लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो फिजूल की चिंता या फिर परेशान होना या कहें एंग्जाइटी आखिर है क्या। कई लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि परीक्षा से ठीक पहले हाथ पैर कांपने लगे हों या फिर किसी इंटरव्यू से पहले हथेलियों में पसीना आने लगा हो, लेकिन ये सभी लक्षण कुछ समय बाद अपने आप चले जाते हैं। अगर ये चिंता बिना किसी स्पष्ट कारण के होने लगे, तब जरूर ये परेशानी की बात हो सकती है। कई लोगों में ये समस्या चरम पर पहुंचने के बाद उनके रोजमर्रा के कामों और उनकी जिंदगी को प्रभावित करने लगती है। ऐसी हालत में इसे चिंता रोग या एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एंग्जाइटी यानी कि चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी बनकर उभरी है जिसकी चपेट में आज आधे से ज्यादा लोग हैं। एंग्जाइटी की चपेट में आए व्यक्ति को चिंता और डर एक साथ लगता है। इस रोग में कभी कभी व्यक्ति का खुद से इतना नियंत्रण खो जाता है कि वो कुछ समय के लिए बेहोश भी हो जाता है। इस डिसऑर्डर की समस्या ये है कि अक्सर इसके साथ अवसाद के लक्षण भी उभरने लगते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं जल्दी इसके शिकार होती हैं। एंग्जाइटी के प्रमुख लक्षणों की बात करें तो थकान, सिर दर्द और अनिद्रा इसके प्रमुख लक्षण हैं। व्यक्ति विशेष के लिए ये लक्षण अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन स्थायी डर और चिंता सभी में देखी जाती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर के प्रकार की बात करें तो इनमें जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर से पीड़ित लोग अत्यधिक चिंता करते हैं, यहाँ तक कि अगर तनाव और उत्तेजना बढ़ने का कोई कारण ना हो तो भी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इससे पीड़ित लोग लगातार सोचते रहते हैं या भयभीत रहते हैं। ऐसे में वो कुछ अजीब आदतें विकसित कर लेते हैं, जैसे कुछ लोग भविष्य की अत्यधिक चिंता के कारण पैसों का उपयोग करने के बजाय उसे इकट्ठा करने लगते हैं। पैनिक डिसऑर्डर, इस समस्या से जूझ रहे लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी सांस रुक रही है या उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी तीव्र घातक वाली घटना के बाद विकसित होती है, जैसे शारीरिक हमला या प्राकृतिक आपदा। इसमें बार बार अप्रिय घटनाओं की यादें आती हैं, भावनात्मक सुन्नता हो जाती है। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इसमें व्यक्ति रोजमर्रा के सामाजिक जीवन में अत्यंत सतर्क रहता है। उसे लगता है कि सबका ध्यान उस पर है। 6 महीने या इससे अधिक एंग्जाइटी के लक्षण रहने पर इसका प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। लंबे समय तक रहने पर अवसाद हो सकता है। एंग्जाइटी से ग्रस्त व्यक्ति लोगों से कटा कटा रहता है और उसमें आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समस्या बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती जाती है और किसी काम में मन नहीं लगता। याददाश्त भी प्रभावित होती है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी।
तो आप भी अगर अपने परेशानी और बिना किसी वजह के जो बेचैनी आपको अगर होती है, यानी एंजाइटी होती है, तो उसका निदान आप कैसे कर सकते हैं? हम आज आपके दोस्त बन रहे हैं, इसीलिए हमें कॉल मिलाइए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर कालोया, जैसे आपने भी मुझे, जब मैंने आपका वेलकम किया, आपने बोला नैदानिक मनोविज्ञान, यानी ये साफ है कि ये जो समस्या है ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक समस्या है। आप थोड़ा समझाइए कि अगर सिर्फ महानगरों की अगर हम बात करें तो एक आंकड़ा है कि करीब करीब 16% जो लोग हैं महानगरों में वो एंग्जाइटी के शिकार हैं। आखिर वजह क्या है और क्या है ये एंग्जाइटी? एक्चुअली जो कई सारे देशों में जो रिसर्च हुए हैं उनमें जो ये आंकड़े आते हैं वो करीब 30% के करीब हैं। यानी हर तीसरा व्यक्ति एंग्जाइटी की समस्या से परेशान है, चिंता की बीमारी से वो परेशान चल रहा है। एक्चुअली है क्या, चिंता होती क्या है? चिंता में दिमाग में कुछ विचार चलते रहते हैं जिसके समाधान के लिए इंसान मन ही मन में कोशिश कर रहा होता है और उसे पता नहीं समाधान क्या होगा, वो अनसर्टेन है समाधान। लेकिन उसे ये पता है कि शायद समाधान नेगेटिव होगा। अच्छा, एक न एक समाधान नेगेटिव होगा। जैसे वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो उसे पता नहीं है कि वो पास होगा कि फेल होगा, अनसर्टेन है, ठीक है। लेकिन उसे बीच बीच में ऐसे विचार आएंगे कि शायद वो कहीं फेल ना हो जाए, शायद नंबर कम ना हो जाए, जितने नंबर चाहिए कहीं उतने ना आए। तो ये वाली चीज़ें उसे बहुत परेशान करती है। तो ये सभी लोगों में होती है और देखा जाए तो इतनी चिंता होना अच्छी बात है। ये मोटिवेट करती है इंसान को काम करने के लिए, जो भी काम सामने उसके लिए। लेकिन होता क्या है, इंसान इन विचारों को अलग तरीके से देखने लगता है ना, अलग तरीके से परिभाषित करने लगता है, जिसकी वजह से उसे कई तरह के उसके मूड में परिवर्तन होते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, उसके मसल्स में परिवर्तन होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जिसको भी एंग्जाइटी की बीमारी है, चिंता की बीमारी है, वो इंसान जैसे बेचैन रहता, आपने दिखाया अभी, बेचैनी रहती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, एक जगह पे बैठ नहीं पाता, विचार उसके दिमाग में आते रहते। तो ये वाली चीज़ें एक तरह से कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसकी बीमारी का। दूसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट है जिसमें रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए कुछ भी चीज़ों को करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। वो इतना ज़्यादा बेचैन है, मोटर टेंशन्स होता है उसमें, मसल्स टेंशन्स होता है, जिसकी वजह से रिलैक्स करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। उसी और तरह डॉक्टर से कालोया, मैं आपसे लक्षणों को और डिटेल में समझूंगी कि क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे ये समझा जाए कि अब ये एंग्जाइटी की तरफ ये चिंता बढ़ चुकी है। लेकिन इससे पहले कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ विपुल पांडे जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से इन्होंने हमें कॉल किया है। विपुल, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मैं ये कहना चाहता था कि ये हेलो जी बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ पहले भी कोई बात हो चुकी है पास्ट, तो वो तो तब मेरे लिए नॉर्मल रहती है, लेकिन उसके बाद जब मैं कभी आराम से बैठा रहता तो वो मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत बेचैनी होती है। वही सोच के पहले के लिए नॉर्मल रह चुकी हो। ठीक है विपुल, आप ये कह रहे हैं कि कोई बात आपके साथ होती है तो उस समय तो आप उतना गौर नहीं करते, लेकिन बाद में उसके बारे में काफी सोचते हैं। काफी टाइम बाद, ऐसे 1-2 महीने बाद उस टाइम के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो काफी परेशान रहने लगता हूँ, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, क्या दिक्कत आप बता सकते हैं? क्या होता है? आप दूसरे काम नहीं कर पाते या क्या होता है? धड़कनें बढ़ती हैं क्या? कुछ और लक्षण अगर आप बताएं। और कब तक ये सोच आपको कब तक बनी रहती है? कब तक क्या, लगभग पूरे दिन वही ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहेंगे, मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, यही सब होता है और फिर प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है विपुल। डॉक्टर कालोया, ये एंग्जाइटी है? ये एक्चुअली रूमिनेशन बोलते हैं। कोई घटना हुई और उसके बाद उस घटना से संबंधित विचार दिमाग में घूमते रहते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि मैं बहुत सोचता हूँ, ये असल में नहीं सोचते, वो विचार आते रहते हैं इनके दिमाग में। ये सोचना नहीं भी चाहेंगे फिर भी इनके दिमाग में विचार घूमते रहेंगे और उन विचारों से ये जितना दिमाग हटाने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा हो सकता है वो विचार आते हों इनके दिमाग में। तो इसके लिए इनको सलाह लेने की ज़रूरत है। ये शायद अपने आप ठीक ना हो। अच्छा। इनको किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए ताकि समझ सके, क्योंकि ये वाली चीज़ें डिप्रेशन में भी होती हैं और एक बीमारी होती है जिसे OCD बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें भी होती है और एंग्जाइटी का तो हिस्सा है ही ये। अच्छा, ठीक है। तो विपुल, आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाकर एक बार और डिटेल में अपने बारे में बताएं क्या क्या आपको परेशानी है और उनसे एक बार सलाह ज़रूर लें आप विपुल। और डॉक्टर व्यास, अगर आप आयुर्वेद के नज़रिए से थोड़ा हमें समझाएं कि
एंग्जाइटी को कैसे देखता है आयुर्वेद? जी, देखिए आयुर्वेद ने जितनी भी व्याधियाँ हैं उनको 2 प्रकार का बताया, एक शारीरिक है, एक मानसिक है। तो ये जो एंग्जाइटी है या चिंता है, भय है, स्ट्रेस है, ये पूर्णतया मानसिक विकारों के रूप में माना है और मानसिक विकारों का भी कारण बताएं हर एक के। लेकिन एंग्जाइटी एक ऐसी है कि जिसमें कई बार उनको कुछ कारण मिलता ही नहीं है। मतलब व्यक्ति अपने मन में सोच लेता है कि मुझे ये तकलीफ है और उसकी हिस्ट्री भी हम लें तो कई बार तो कुछ हिस्ट्री मिलती है और कई बार कुछ भी हिस्ट्री नहीं मिलती है, लेकिन अपने मन में वो बिठा लेता है कि मुझे ये तकलीफ है। और कई बार कुछ लोगों से उसको होता है कि ये शायद मुझे परेशान करेंगे या मेरे ऊपर हमला कर सकते हैं या इनसे मुझे डर है, मेरे को जान का खतरा है। ऐसी चीज़ें वो अपने मन में काल्पनिक बनाना शुरू कर देता है, मन में सोचना शुरू कर देता है और जब ये सोच थोड़ी आगे बढ़ने लग जाती है तो वो एक तकलीफ का रूप धारण कर लेती है। और प्रायः इन चीज़ों को थोड़ा सा उसको सोच अगर सकारात्मक हो जाए तो इन चीज़ों से काफ़ी कुछ रूप में बच सकते हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले पेशेंट जो भी आता है व्यक्ति, अगर उसमें इस प्रकार के कोई भी लक्षण मिले, वो बोलता है कि मुझे थोड़ा सा पाल्पिटेशन बढ़ रहा है, कई बार सांस फूल रही है, कई बार वो बोलता है कि मुझे बहुत वीकनेस लग रही है, तो इन चीज़ों को देखते हैं और उस लक्षण की अगर हमें कोई निदान नहीं मिल रहा है, उस प्रकार की कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है, तब फिर हम इसको एंग्जाइटी के रूप में लेते हैं और फिर उसको एडवाइस देते हैं कि इन चीज़ों को, क्योंकि आयुर्वेद ने बताया है निदान परिवर्जन। हम सबसे पहले तो जिन कारण को उसने बताया उनसे उसको थोड़ा ध्यान को हटाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में उसको, जैसे कि अभी सर ने बताया था, तो आयुर्वेद में बता रखा आश्वासन चिकित्सा, जिसको अपन बोलते हैं काउंसलिंग। उसको बिठा करके अपन समझाते हैं कि जो तुम सोच रहे हो इस सोच को पहले चेंज कर दीजिए और उसके बाद में उसको पॉजिटिव सोच को बता करके और फिर उसको आगे बढ़ने के लिए बताते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा उसको परिणाम मिलता है। ठीक है, एक और कॉलर है हमें, रामचंद्र जी ने कॉल किया है, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। रामचंद्र जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ रामचंद्र जी, अपनी टीवी की आवाज कम कर दीजिए बिल्कुल और अपना सवाल एक बार में पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बेटी है 12 इयर्स की। 12 साल की? जी 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 बताइए। मेरी बेटी है 12 इयर्स की, उसको डॉक्टर ने एडवाइस किया, उस गाइड किया है साइकोसिस F23 F28। जी। वो कुछ ना कुछ लिखती रहती है, स्माइल करती है बिना वजह, थॉट्स में चली जाती है, पढ़ने का मन उसका नहीं करता, स्कूल उसका मिस हो गया, हफ्ते में एक बार स्कूल जाती है अब। एंड डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है सीजोडोन प्लस एस्पिरिटो, उसका विमहंस से इलाज सिस्टम चल रहा है। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि एलोपैथिक में एंड आयुर्वेदिक में इन दोनों में क्या इसका इलाज है? प्लीज। जी, हम दोनों डॉक्टर से पूछेंगे। रामचंद्र जी, डॉक्टर कालोया, आप कैसे मदद करेंगे? जो सीजोडन की जो दवा चल रही है ये साइकोसिस में अधिकतर चलती है, तो मेरे ख्याल से आप साइकियाट्रिस्ट के ट्रीटमेंट के अंडर हैं और ये ठीक है, आपको ये दवा चलाते रहना चाहिए और जो भी चेंजेस होते हैं या जो भी मुश्किल हो रही है आपको, वो मुश्किल हर बार उन्हें बतानी चाहिए, तो वो उस हिसाब से दवा को कम ज़्यादा करते रहते हैं या दूसरी दवा को ऐड करने की ज़रूरत होगी तो वो करेंगे। इसके साथ आपको कुछ बिहेवियरल चीज़ों पर भी काम करना होगा, जैसे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि दिनचर्या को कैसे मेंटेन करके रखा जाए, ठीक है, और ज़्यादा उसे समझाया ना जाए। घर के लोग ना कई बार समझाने में लग जाते, ये मत करो, ये मत सोचो, ऐसे मत करो, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। घर के लोगों को चाहिए, जैसे आप पेरेंट्स हैं तो आपको पेरेंटिंग करनी है, एक माता पिता का जो व्यवहार होता है उसके साथ वैसा ही रखना है और काउंसलिंग की अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप उसे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। ठीक है, और आयुर्वेद कैसे मदद कर सकता है डॉक्टर? ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में पहले तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन जो है डॉक्टर के साथ ही वो कर सकते हैं और उसमें भी आयुर्वेद में कुछ थेरेपी है। अच्छा। जिनके माध्यम से हम इस कंडीशन में काफ़ी कुछ अच्छा लाभ ले सकते हैं। आयुर्वेद में प्रकृति बता रखी है, उस व्यक्ति की प्रकृति देख करके जब वो डॉक्टर के पास आएंगे तो उनको देख करके और कुछ आयुर्वेद की जो पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में होता है शिरोधारा, शिरोपेचु, शिरोवस्ती और उसके साथ में नस्य कर्म, तो ये उनको एक बार देखने के बाद में और उनके लिए क्या उपयोगी है उस चीज़ को एक बार निर्धारित किया जा सकता है। तो आयुर्वेद के माध्यम से भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे आयुर्वेदिक विशेषज्ञों को दिखाएं। अच्छा, मनोरोगों में डॉक्टर शोक,
होम्योपैथी किस तरह से मदद करती है? देखिए, जब तक आज हम एंग्जाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं, एंग्जाइटी को आप हमेशा एंग्जाइटी डिसऑर्डर में मत ले जाइए। अच्छा। एंग्जाइटी को यदि मैं डिफाइन करना चाहूँ तो एंग्जाइटी है सजगता। ठीक है। कोई भी सिचुएशन आती है, आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आप उससे लड़िए या वहाँ से भागिए, जिसको हम फाइट एंड फ्राइट रिस्पॉन्स कहते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में शरीर हमारा अपने आप को तैयार करता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, हमारा उत्तेजित होते हैं कि या तो हम इस सिचुएशन से अब लड़ेंगे या हम इस सिचुएशन से भागेंगे। तो वो जहाँ तक एक नॉर्मल है उस सिचुएशन से लड़ना और उस समय कुछ बदलाव आना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस की रफ्तार तेज हो जाना, तो जैसे ही वो सिचुएशन हो गई तो हमें वापस आ जाना चाहिए। तो जब तक ये सब कुछ नॉर्मल है तब तक एक नॉर्मल एंजाइटी सजगता है जो हमारे अंदर एक क्रिएटिविटी को जनरेट करती है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत से विद्यार्थियों में क्या होता है कि एक बच्चा है, उसका आज एडमिशन हुआ है 10th में और एग्ज़ाम होना है अभी 10 महीने बाद, वो आज से ही बड़ी कुछ चिंता कर रहा है। तो चिंता एक क्रिएटिविटी है। पेरेंट्स आपने देखा होगा बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, आपको चिंता नहीं है क्या? तो चिंता, स्ट्रेस डिसऑर्डर, मेंटल टेंशन, ये सब रिलेटिव टर्म्स हैं। अब यही एंग्जाइटी कब एंग्जाइटी डिसऑर्डर में बदलेगी, उसके लिए मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, आप खुद ही जज कीजिए। FDI, अच्छा, हाउ फ्रिक्वेंट यू आर फीलिंग दिस टाइप ऑफ थिंग। आपके दिल की धड़कन कितनी बार बढ़ रही है, आपके हाथ पांव कितने जल्दी जल्दी पसीजने लग जाते हैं, आपका गला कितनी जल्दी सूखने लग जाता है। फ्रीक्वेंसी, कितनी देर के लिए, D इज़ फॉर ड्यूरेशन, I इज़ फॉर इंटेंसिटी, कितनी तेजी से। अब ये तीनों चीज़ें किस सिचुएशन में हो रही हैं आपको, क्या वो सिचुएशन ऐसा ही आपसे इमोशन चाहता है और क्या वो सिचुएशन निकल गई और तब भी ये चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, हाँ, तब आप एक डिसऑर्डर के शिकार हो चुके हैं। अच्छा। जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए वो कह रहा है मेरे 10वीं का भी एग्ज़ाम होना है और उसको ये चीज़ें इतना तंग कर रही हैं कि वो एक कोप अप नहीं कर पा रहा उस सिचुएशन से, वहाँ पे हम कहेंगे यस, इस बच्चे को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया। अब होम्योपैथी के अंदर यदि हम आते हैं तो बिल्कुल ही सेम बातें हैं, कहाँ पे, कितनी देर के लिए, कितना इंटेंसिटी का और कहाँ पर, वेदर इट इज़ अडेप्टिव और माल अडेप्टिव, उन चीज़ों को एनालाइज करके फिर उस पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करके कि ये किसको हो रहा है, कौन उस सिचुएशन में जा रहा है, कौन उस सिचुएशन से कैसा बिहेव कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि कितना रिएक्टिविटी है। तो एंग्जाइटी क्या करती है कि उस चीज़ को जब ऑल्टर कर दे, उस प्रोसेस को ऑल्टर कर दे कि कैसे अब वो अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को मेंटेन कर रहा है। अब इसके अंदर मान लीजिए किसी की एंग्जाइटी प्रोन पर्सनैलिटी है, किसी के पेरेंट्स हैं उनको पहले से ही कुछ एंग्जाइटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं और उन बच्चों को कुछ एडवर्सिटीज़ को, जब लाइफ के एडवर्सिटीज़ को फेस करते हैं तो दे आर मोर लाइकली टू बिकम मोर एंग्जाइटी। तो अब ये एंग्जाइटी जब ये डिसऑर्डर होती है अलग अलग रूप में आपके सामने आती है। जैसे अभी एक पेशेंट आपके साइकोसिस की बात कर रहे थे, एक और पेशेंट जो OCD की बात कर रहे थे, एक और पेशेंट थे कि मैं उस बात में उलझ जाता हूँ, उस चीज़ से बाहर नहीं आता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने कि रूमिनेट करते रहते हैं, उस रूमिनेशन को समझाने से दूर नहीं होगा, ठीक है, हाँ, उसको दवा की जरूरत है। तो उसकी बात सुन के क्या कंटेंट आ रहा है तो होम्योपैथिक दवाई दी जाती है और उसका निदान होता है। ठीक है। अभी हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ गए हैं। एक कॉलर है कौशल कुमार छत्तीसगढ़ से और है लक्ष्मी रावत मध्य प्रदेश से। कौशल, पहले आप अपना सवाल बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए। सर, मुझे पेट संबंधी प्रॉब्लम है। अच्छा। जब पेट में कहीं पे भी दर्द होता है तो मुझे लगता है कि ये गैस का प्रॉब्लम है करके, परंतु जब हार्ट पे या सीने पे दर्द होता है तो मुझे लगता है कि अब हार्ट अटैक आ रहा है करके। इस कंडीशन पे मैं इतना डरा हुआ रहता हूँ कि सारे अपने कहीं भी रहता हूँ उस जगह को छोड़ के मैं अपने कंफर्ट जोन, अपने रूम में, अपने स्टडी रूम पे या अपने माँ बाप के पास या घर पे आके ना कूल होना चाहता हूँ और बहुत परेशान हो जाता हूँ उस समय कि ये मेरा लास्ट टाइम है ऐसा टाइप करके। अच्छा, ठीक है। कौशल, आप थोड़ी देर कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर कलोया, आप कुछ और पूछना चाहेंगे? ये क्या समस्या है, थोड़ा सा ये बताएं। ये असल में एंग्जाइटी के ही लक्षण हैं, अच्छा, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। लेकिन फिर भी इनको एक बार फिजिशियन को दिखाना चाहिए या साइकियाट्रिस्ट को, एक मेडिकल बंदे को दिखाना चाहिए ताकि पता चले कि ये लक्षण केवल एंग्जाइटी के हैं या किसी और बीमारी की वजह से हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो एंग्जाइटी के लक्षण हैं वो दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से होते हैं, जैसे थायराइड फंक्शंस में गड़बड़ी की वजह से भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं,
तो इनको ये एक बार दिखाना चाहिए एंड फिर अपना इलाज शुरू करवाना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना सोचे कि ये चीज़ अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। हो सकता है बीच बीच में ये ठीक हो रही हो, लेकिन ये बनी रहेगी, ये बार बार लौट के आती रहेगी। अच्छा, तो यानी कौशल आपके लिए डॉक्टर बता रहे हैं कि पहले आप जांच कराइए और देखिए कहीं कोई ऐसी शारीरिक समस्या तो नहीं है जो आपके मन पर प्रभाव डाल रही है कहीं ना कहीं, और वो पकड़ में आ जाए अगर कि क्या समस्या है, तो उसके बाद आप उचित विशेषज्ञ से बिल्कुल इलाज कराइए और ज़रूर आप बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसे हम भी उम्मीद कर रहे हैं। लक्ष्मी रावत ने कॉल किया है मध्य प्रदेश से हमें। लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका क्या सवाल है। मैडम, मेरे को थोड़ा सा सिर में दर्द होता है मैडम जी। हाँ, मैं जब थोड़ा सा टेंशन कर जाती है तो मेरा मतलब लेफ्ट साइड में भी पूरा दर्द होने लगता है और पूरा मतलब शरीर में जोड़ों में जगह जगह दर्द होता है और फालतू चीजें दिमाग में बहुत आती हैं। ठीक है, ये घबराहट भी बहुत होती है अंदर से और मतलब बेचैनी सी रहती, मतलब जैसे कि सब कुछ खत्म सा हो गया है अपने आप से। अच्छा, ये कब से हो रहा है लक्ष्मी जी आपको? ये मेरे को काफी समय से हो रहा, मतलब जब ज्यादातर टेंशन में होती हूँ, ज्यादा सोचती तभी होता है। और मतलब अभी 2-3 दिन से तो मेरे को थोड़ा टेंशन है, तो उसके चक्कर में सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है लेफ्ट साइड में, और थोड़ा सा आंख के नीचे शूलिंग सी भी हल्की सी। अच्छा, ठीक है लक्ष्मी जी। डॉक्टर व्यास, आप क्या बताएंगे? एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये जो हेडेक होता है कब, सुबह ज़्यादा रहता है, शाम के टाइम अधिकतम होता है? सुबह शाम ज्यादा रहता है, सुबह शाम ज्यादा रहता है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अपन रात को सोने के बाद सुबह उठे तो उठते टाइम पे फ्रेश रहता है व्यक्ति, उस समय हेडेक नहीं मिलेगा। लेकिन इनने 2-3 चीज़ें जो बताई कि एक इनको कभी भी थोड़ा टेंशन हो जाता है, उसके कारण हेडेक होने लग जाता है। तो इनने जो निदान बताया वो निश्चित रूप से एंग्जाइटी के ऊपर जाता है। तो इनको थोड़ा सा, क्योंकि हेडेक तो और बहुत सारे कारण से भी होता है, माइग्रेन भी है, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इनका एंग्जाइटी रिलेटेड ये लग रहा है और इसके लिए इनको एक बार थोड़ा सा चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। और आयुर्वेद की भी कई प्रोसीजर हैं जिनसे हम इनको बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं ट्रीट। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर अशोक, आप बताएंगे? ये देखिए, दोनों ही जो आपके हमारे जो कॉलर्स ने बात पूछी, तो दोनों ही कुछ कुछ पैनिक उसमें मोड में चले जाते हैं कि जैसे पहले उसने कहा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है पेट की तकलीफ बहुत बड़ी है मेरे को, और मेरे को हार्ट में होगी तो इधर बहुत से, जैसे ठीक है कि स्वास्थ्य क्या है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल बैलेंस ही तो है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे देना, वही मैंने कहा कि सजगता, और उस सजगता कितना क्रॉस कर जाए आगे, तो पैनिक की स्थिति एक पैदा हो जाती है जिसमें कि मरीज ऐसे सोचने लग जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कान लाल हो जाएंगे, हाथों में पसीना आ जाएगा, अपने लिए कारण बन जाएंगे और दूसरों के लिए भी एक ऐसे लोग कारण बन जाते हैं। तो इसमें हम लोग उसको मैनेज कैसे करें? देखिए, आप कभी भी कहीं हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है तो लेकिन 2 हाथ आपके पास है, ठीक है, ऐसे में मरीज़ क्या करता है कि हमेशा अपने सांसों की गति को बहुत तेज़ कर देता है, क्योंकि आसपास भी लोग कहते हैं सांस लो सांस लो सांस लो, तो क्या करता है, शरीर से ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, जिसको हम हाइपर वेंटिलेट कह देते हैं। आप कुछ मत कीजिए, जैसे इस तरह के विचार आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, जस्ट जॉइन देम टुगेदर, एक टेंट बना लीजिए, जस्ट इनहेल दी एक्सहेल एयर, आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपके दिमाग की एक सोच, प्रेजेंस ऑफ माइंड इमीडिएटली जनरेट हो जाएगा, तो आप एक बहुत बड़ी चीज़ से बच जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन आने वाली है, जैसे पहले कॉलर ने बोला कि मेरे को पेट में दर्द होता है, हार्ट में दर्द होता है, कुछ, आप जस्ट इस एक्सरसाइज को फ्रीक्वेंटली शुरू कर दीजिए। साथ में कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि इनसे बात आगे करके और इनको दिया जा सकता है। तो एंग्जाइटी के इतने फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, किसी सिचुएशनल, सेपरेशनल, है ना, सोसाइटल, कहाँ पे आप एंग्जाइटी सब जगह है, और एंग्जाइटी नहीं है तो आप ये समझ लिए आपकी बढ़ोतरी रुक चुकी है। अच्छा, एंग्जाइटी आपको कंपेल करती है कि कुछ कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एप्रीहेंसिव बहुत हो रहे हैं, आपने कोई काम करना है, आपको एप्रीहेंशन होना चाहिए, आप कुछ काम कर रहे हैं उसके अंदर फियर एलिमेंट होगा ही होगा, आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसके अंदर नर्वसनेस होगी ही होगी, और आप कुछ काम कर रहे हैं तो वरी होगा ही होगा। अब आप इन चीज़ों को कैसे बैलेंस्ड कर रहे हैं, वो आपकी स्किल्स हैं, आपके कोपिंग स्टाइल्स हैं। लेकिन जहाँ पर ये कोमॉर्बिड है, मान लीजिए OCD है, मान लीजिए पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, जैसे कि कोई बात पहले हो गई, आपको बचपन में कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ था, आपने कोई सुनामी देखी थी, आपने कोई बाढ़ देखी थी, द मोमेंट दैट टाइप ऑफ थिंग कम्स टू योर माइंड,
इमीडिएटली आपको लिफ्ट में आप फंस गए थे, लिफ्ट का नाम सुन के आपको ऐसा होने लग जाता है। तो एंजाइटी तो एक प्रॉब्लम है ही अपने आप में, लेकिन एंजाइटी को ओवरकम भी किया जा सकता है एंजाइटी की पर्सनैलिटी को एनालाइज करके। होम्योपैथिक सिद्धांत यही कहता है कि पहली बात तो एंजाइटी आनी ही आनी है, लेकिन जहाँ एंजाइटी क्रॉस कर रही है अपने आप को, तो पहले ही दवा देके उस पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, या जो मॉर्बिड सिचुएशन है उसको ट्रीट कर लीजिए। तो बोथ वेज। और एक और जो चीज़ होम्योपैथी का बड़ा अच्छा रोल है कि जहाँ पे हम बिहेवियरल थेरेपीज दे रहे हैं, अफेक्टिव थेरेपीज दे रहे हैं, जहाँ हम पेशेंट को बोल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप पॉजिटिव सोचिए। देखिए, यदि वो पॉजिटिव सोच सकता तो वो एंग्जाइटी में क्यों जाता? नहीं, हम पेशेंट बोलते हैं जस्ट मेडिटेट, जस्ट रिलैक्स, बिकॉज ही और शी इज नॉट इन ए पोजिशन टू रिलैक्स। हाउ कैन वन रिलैक्स? तो पहले दवा दे के उस सिचुएशन तक लाते हैं, फिर पेशेंट को मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भेजते हैं कि अब आपकी बात ये सुनेगा, आप इसको फूड फॉर थॉट दीजिए कि आपको ऐसा होता है तो ऐसा कीजिए, ऐसा होता है तो ऐसा कीजिए। तो होम्योपैथिक हर जगह, हर उसमें आपके साथ है, बिफोर भी, ड्यूरिंग भी, आफ्टर भी। बिल्कुल। तो फ्लाइट एंड फ्लाइट दोनों स्टेजेस में हम आपके साथ रहते हैं। ठीक है। एक और कॉलर हैं, इशरत ने हमें छत्तीसगढ़ से कॉल किया है। इशरत, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए आपका प्रश्न क्या है? मैम, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, मेरी 9 साल की बेटी है। जी मेरी 9 साल की बेटी है और उसको जैसे वो 3 साल की रही, वो मतलब बचपन से ही बहुत ज्यादा मतलब उछल कूद करती थी, किसी भी उसका दिमाग में नहीं लगता था, किसी में भी मतलब स्कूल में हमने भेजना शुरू किया ना तो वो मतलब स्कूल से शिकायत आने लगी। मतलब एक जगह फिर डॉक्टर से हमने मिले और फिर मिलने के बाद बात किए, डॉक्टर साहब ने उनको एक्सेप्ट्रा एसिन और सिजोडॉन अच्छा वो दे दिए उनको। तो दोनों टाइम बच्चों को पिला दे, रात में सिजोडॉन रात में देते हैं और एक्सेप्ट्रा सुबह खाती है। लेकिन बच्चे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहीं भी ट्यूशन जैसे जाना है उसको तो अपना नेल कट करते रहती है, दिन भर सोचते रहती है उसको कि क्या करूं कैसे करूं, बहुत घबराई हुई रहती है, उसका हार्ट भी बहुत ज़्यादा चलता है। क्यों इतना ज़्यादा टेंशन होता है उसको, ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है हमको। ठीक है इशरत, आप 2 मिनट कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर कालोया, आप कुछ और पूछेंगे, बताइए। आपके डॉक्टर ने क्या बताया, उसे क्या बीमारी है? उनको डॉक्टर साहब ने ADHD बोले। हाँ, तो ADHD में एक्चुअली बच्चे को ध्यान लगाने में बहुत मुश्किल होती है और अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करने में भी बहुत मुश्किल होती है। हाइपर एक्टिव होता है वो बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव, आप सोच भी नहीं सकते वो उतना एक्टिव होगा। तो ये बहुत ही मतलब काफ़ी बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है ADHD की। और लेकिन बच्चे दवाइयों से काफ़ी हद तक एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं, जो दवाइयाँ चल रही है शायद उससे एक्टिविटी काफ़ी हद तक उसकी कंट्रोल में होगी। और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ बिहेवियरल प्रैक्टिस करनी होती है, जो आपको साइकोलॉजिस्ट करवाते होंगे, अगर नहीं करवा रहे हैं तो आप उनसे मिलिए। तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली बच्चे के साथ भी काम करेंगे और आपके साथ भी आपको बताएंगे कि बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करना है ताकि उसकी एक्टिविटी को भी कंट्रोल किया जाए और उसके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो डॉक्टर जानकारी दे रहे हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिलें आप और एक रेगुलर जो है वो निदान की तरफ बढ़ें। हाँ, वो थेरेपी आप देखें। और इसके बाद डॉक्टर व्यास, अगर जैसे हमें डॉक्टर अशोक भी बता रहे हैं, डॉक्टर कालोया भी बता रहे हैं, तो मैं समझ रही हूँ कि जैसे बोला जाता है चिंता चिता के समान है और चिंतन जो है वो एक तरह से अमृत है आपके लिए। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें कि देखिए, कहा गया कि चिंता चिता समाप्रोक्ता, चिंता और चिता में कोई अंतर नहीं है। एक निर्जीव को जलाती है, एक सजीव को जलाती है। मतलब मृत व्यक्ति को चिता जलाती है और जो व्यक्ति जीवित है उसको चिंता जलाती है। चिंता कई बार अपन सामान्य व्यवहार में भी जब बात करते हैं तो किसी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अपन देखते हैं उसकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा काम करता था और थोड़े दिनों बाद वो सब चीज़ें अगर नहीं मिलती तो अपन उसको बोलते हैं कि आपको कौन सी चिंता खाई जा रही है। मतलब कुछ न कुछ चिंता उसके अंदर है। और चिंता उसको कहते हैं कि जहाँ पर रियलिटी भी नहीं होती है, कई बार वो अपने मन में बिठा लेता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति है, उसको लगता है कि मेरी संपत्ति को हड़प लेगा। ये एक बार उसने अपने मन में बिठा लिया और इसी चिंता में वो आगे जाकर के धीरे 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 उसका स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। तो इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, क्योंकि दोनों ही मन से रिलेटेड है। चिंता करने से मन की विकृतियां होती हैं
और चिंतन करने से मन की शुद्धता बढ़ती है, और मन में सात्विकता अगर बढ़ेगी तो उसका स्वास्थ्य जो है वो और अच्छा प्रबल होगा। तो व्यक्ति को सकारात्मक सोचना चाहिए, नकारात्मकता का त्याग करना चाहिए। अब सकारात्मक वो सोचने में अगर समर्थ नहीं है तो हमको चिकित्सक की हेल्प लेना चाहिए। कई प्रकार की मेडिसिन है, उनको लेने के बाद में, जैसे आयुर्वेद में मेद्य रसायन होता है जिनको अपन ब्रेन टॉनिक कहते हैं, जिससे अपना मस्तिष्क ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो उस प्रकार की सकारात्मक सोच को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं उनका हम सेवन करें। जैसे कई जगह आहार बता रखा है, लाइफ स्टाइल बता रखी, उसके कारण भी चिंतन में अंतर आ जाता है और चिंता में व्यक्ति चला जाता है। गीता में तामसिक आहार बताया है, यात यामम गत रसम पोति पर्युषितम चेत, इस प्रकार के आहार को करने से भी उसका सोच बदलता है। तो हम व्यक्ति को सन्मार्ग पे बढ़ाएं, उसका चिंतन अच्छा हो, उसका प्रयास करें, तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। ठीक है। शिव कुमार ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए, आपका प्रश्न क्या है? शिव कुमार जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। अर्चना ने कॉल किया है, मेरठ से हमारे साथ जुड़ी हैं। अर्चना, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, बताइए क्या प्रश्न है आपका। हेलो मैम, मेरे भाई को ना शिजोफ्रेनिया है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो उसको 1.5 साल हो गया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ हेलो जी जी, बताइए। हाँ जी, तो उसको 1.5 साल से चल रहा है उसका ट्रीटमेंट। अभी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, सो भी जाता है ढंग से, चीज़ें भी अच्छे से समझ लेता है। पर अभी जैसे ना कई बार बैठे बैठे हंसने लग जाता है, उसको टोको तो फिर वो सही हो जाता है। तो अब मुझे ये जानना था कि मतलब इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं। जैसे कि हम उसको बहुत कोऑपरेट भी करते हैं कि आप अपना लक्ष्य पे केंद्रित करें, सब कुछ सही से रहे, लेकिन फिर भी कई बार वो जैसे बैठे बैठे हंस पड़ेगा, अब बैठ नहीं सकता, कई बार चलने लग जाता है, अब चलता रहेगा, कंटिन्यूस चल रहा है, उसको बैठने के लिए बोलो तो बैठ जाएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेशन का उसके अंदर कमी है। तो क्या ये बीमारी ठीक हो भी सकती है कि कैसे भी रहेगा सारी जिंदगी? डॉक्टर कलोया, ये एंजाइटी से सीधा सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी मदद आप करिए। कैसे? एक्चुअली स्किज़ोफ्रेनिया जो बीमारी है साइकोसिस है एक तरह का, जिसमें जो वास्तविकता है उससे संबंध खत्म हो जाता है। तो ये जो आप बोल रहे हैं हंसने लगता है, ये उसके दिमाग में कई तरह के जैसे विचार आते होंगे, आवाज़ें आती होंगी, जिसकी वजह से ये रिएक्शंस होते रहते हैं उनके। लेकिन घर के लोगों को चाहिए, जैसे दवा ठीक चल रही है, घर के लोगों को चाहिए कि दवा टाइम पर देते रहें और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो पेशेंट में, और उसको क्रिटिसाइज़ ना करें उसके बिहेवियर के लिए। इन दो चीज़ों से घर के लोगों को बचना चाहिए। ऐसा नहीं आप मान ले कि अब ये बीमार है, कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसका सारा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप उसे धीरे धीरे मोटिवेट करते रहें खुद के कामों के लिए, ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, अपने घर के सुबह से शाम तक के सारे काम करे, और जो भी उसका व्यवसाय है उसमें भी वो कोशिश करे कि रेगुलर रहे, उसमें किसी तरह का ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए फैमिली मेम्बर्स का। और वो कभी जैसे मान लीजिए लेट से उठता है, नहीं उठा, छुट्टी वाले दिन पूरे दिन बिस्तर पे है, तो ये कई बार ना नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं हम लोग कि दिन भर पड़े रहते हो, तुम्हें ठीक नहीं होना, तुम तो ऐसे ही रहोगे ज़िंदगी भर। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें तरीके ढूंढने हैं कि किस तरह से हम उसको मोटिवेट करते रहें। तो आप जिस भी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे होंगे वो आपको बताएंगे। अगर वो नहीं बता पा रहे होंगे तो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि इस तरह के मरीजों के साथ घर के लोगों को कैसे व्यवहार रखना चाहिए, और मरीज को बताएंगे कि कैसे वो अपनी दिनचर्या को चालू रख सके इस बीमारी के बावजूद भी। ठीक है। और डॉक्टर अशोक, आप बताइए कि जो शिजोफ्रेनिया तकलीफ़ है, इसमें दो तरह से मरीज चलता है। एक तो ये है कि जब जैसे डॉक्टर साहब बताया कि रियलिटी से कट ऑफ हो जाता है, एंजाइटी ने, जिसमें कि मरीज़ अपनी दुनिया में चला जाता है और उन्हीं बातों के ऊपर रिएक्ट कर रहा होता है। अभी जैसे इस पेशेंट ने बताया, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी काफ़ी हद तक पॉजिटिव सिम्टम्स हट चुके हैं। अभी ये पेशेंट जो नेगेटिव सिम्टम्स से लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें कि इमोशनल ब्लंटनेस, अपने में थोड़ा थोड़ा खोए रहना और ये सब चीज़ें। यहाँ पे होम्योपैथिक दवा का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि देखिए, जब बहुत देर तक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दी जाती हैं तो उनके दुष्प्रभाव भी आने लग जाते हैं, जैसे कि कब्ज़ हो जाना, फूड इंटॉलरेंस, इस तरह की तकलीफ़ें। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्लस एलोपैथिक प्लस होम्योपैथी, तो ये तीन चीज़ें उस शिजोफ्रेनिया से काफ़ी हद तक उसको निकाल लेती हैं। जब मरीज उस स्थिति से बाहर आ जाता है तो उसको रिहैबिलिटेट किया जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए। यदि उस प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स जब आप सोशल वर्कर उसको हेल्प कर रहा है
कि आप इस प्रॉब्लम से ऐसे बाहर आइए, तो वहाँ पर भी होम्योपैथिक दवा बड़ी कारगर है। तीसरी बात, जब ये पेशेंट रेमिशंस में जाते हैं मौसम के हिसाब से, फूड के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से, तो यदि साथ साथ होम्योपैथिक दवाएं इनको दे दी जाएं तो वो रेमिशंस भी कट हो जाते हैं। तो रेमिशंस कट हो जाएं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए और उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। जितनी ये चीज़ें कम आएंगी उतना ही पेशेंट रिकवरी की फेज़ की तरफ जाता है। तो ये साइकोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत चिंतित हैं अपने भाई के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर कालोया, एंजाइटी की बात करें तो कौन लोग इससे ज़्यादा ग्रस्त हो जाते हैं? मतलब क्या ये अनुवांशिक एक बीमारी है या क्या ये डिसऑर्डर कैसे हो जाता है, कारण क्या है? हाँ, इसमें एक्चुअली देखा गया है 3 तरह के फैक्टर्स मिलके काम करते हैं। जैसे आनुवांशिकता का तो अपना रोल है ही, उसकी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी कैसी है, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिल के काम करती, किसी एक चीज़ का ही केवल इफेक्ट ऐसा नहीं देखा गया है। ये कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि जिन पेरेंट्स में एंजाइटी है उनके बच्चों में भी होते हैं, अराउंड 40% ये ज़्यादा देखा गया है। लेकिन उसकी वजह केवल ये नहीं है कि आनुवांशिकता की वजह से, क्योंकि पेरेंट्स में अगर एंजाइटी है तो बच्चे वो चीज़ सीखते भी हैं कि हर सिचुएशन में पेरेंट्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बच्चे भी वैसी तरह से रिएक्ट करना सीखते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है। और माने जिसमें भी एंजाइटी हो इसका इलाज है, अगर ये मैनेज नहीं हो सकती, जैसे इलाज के लिए कब जाएं एक्चुअली, तो जब हमें लगे कि हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी सोशल लाइफ में, हमारी ऑक्यूपेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी एंजाइटी की वजह से, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही है, या हमें कुछ चीज़ों को अवॉइड करना पड़ रहा है, हम बचना चाह रहे हैं उन चीज़ों से, इसका मतलब आपको अब इलाज की ज़रूरत है, आपको इलाज के लिए जाना चाहिए। तो इलाज के लिए जाने के लिए आप अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी मिल सकते हैं और साइकियाट्रिस्ट से भी मिल सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जनरली माइल्ड और मॉडरेट लेवल की एंजाइटी में काफ़ी अच्छी तरह से साइकोथेरेपी का इफेक्ट देखा गया है। ठीक है। और अगर सीवियर है तो पहले आपको दवा की ज़रूरत होगी, फिर साइकोथेरेपी साथ में जुड़ेगी। ठीक है। 2 कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ। ज्योत्सना जुड़ी हैं हमारे साथ दिल्ली से और प्रशांत रावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योत्सना, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते डॉक्टर साहब। सर मेरे को भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात होती है ना उसको सोचते ही रहती हूँ, उसके बारे में सोच सोच के मतलब कि नसें भी मेरी दर्द करने लग जाती हैं और मैं घर में बहुत करती हूँ। मेरे नीचे बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बिना मतलब के हर किसी के साथ फाइट करना, लड़ना। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे को। हाँ, ये ज्योत्सना कब से ये दिक्कत हो रही है, आप बता पाएंगे? ये पहले तो मेरे में कम थी, अब ये मैं 5-6 साल हो गए हैं मुझे इस प्रॉब्लम में। मैं सोचती किसी भी चीज के बारे में, कोई चीज घटित भी नहीं होनी है उसके बारे में सोच सोच के टेंशन खुद भी लेती हूँ, दूसरे के लिए भी क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है। कोई डॉक्टर अभी तक आपने दिखाया है किसी को? जी मेरे को समझ में नहीं लग रहा है कि मैं मानसिक चिकित्सक को दिखाऊं या वैसे किसी डॉक्टर को दिखाऊं, क्या करूं, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ठीक है। डॉक्टर व्यास, आप क्या बताएंगे? और ये ऐसे परेशानियों में हम देखते हैं कॉलर खुद बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, किसी चीज के बारे में हम खुद ही सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जड़ तो वो खुद ही समझते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कुछ चीजें वो खुद क्रिएट कर लेती हैं या किसी चीज के बारे में वो स्वयं सोचती रहती बहुत ज्यादा, तो वो खुद जान रही है कि वास्तविकता नहीं है लेकिन वो कर रही है। मैंने उनको मानसिक रूप से थोड़ा सा कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस है और इसके लिए आयुर्वेद का बहुत अच्छा रोल है और वो चाहे मनोचिकित्सक आयुर्वेद वाले को भी बता सकती हैं और वहाँ आने के बाद में प्रॉपर डायग्नोसिस करवा के पहले कुछ मध्य रसायनों का सेवन करा के और उसके साथ में उनका सोचने का तरीका, जिसको मेडिटेशन के थ्रू या कुछ आसन आदि प्राणायाम आदि के द्वारा भी दूर किया जा सकता है, तो प्रॉपर चिकित्सक की सलाह लें और उसके आधार पर चिकित्सा कराएं तो बिल्कुल लाभ मिलेगा। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर कालोया, आजकल के टाइम पे देखें हम इतना कंपटीशन बढ़ गया है और बच्चों में भी जिस तरह है मार्क्स को लेकर दबाव हम देख रहे हैं और जो आज का माहौल है कुल मिलाकर, ये कितना बड़ा फैक्टर है और कैसे मैनेज करें लोग आजकल की दुनिया में? या असल में स्ट्रेस का एंजाइटी के साथ काफ़ी रिलेशन है। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा एंजाइटी होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। एक लेवल तक के स्ट्रेस को हम अपनी एंजाइटी लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करके मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब वो स्ट्रेस एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे सारे सिस्टम जो भी मैनेज करने वाले फेल हो जाते हैं। फेल होने से हम एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो ये एंजाइटी कई तरह की होती है। जनरली जो अधिकतर तरह की एंजाइटी देखी गई वो जनरलाइज्ड होती है,
बिना किसी वजह के, जैसे अभी ये पेशेंट भी बता रही थी, बिना किसी वजह के उनको एंग्जाइटी होती रहेगी, विचार आते रहेंगे फ्यूचर के बारे में, कुछ नेगेटिव ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो, क्या होगा आगे, कैसे चलेगा, तो ये चीज़ें चलती रहती। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। स्ट्रेस मैनेज के लिए मुझे नहीं लगता कोई दवा की ज़रूरत होती है। स्ट्रेस मैनेज के लिए हमें अपनी समझ पे काम करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने व्यवहार पे काम करने की ज़रूरत होती है, और हमें अपनी थोड़ी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। अगर हम इन 3 चीज़ों पे काम करें तो हम स्ट्रेस को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। अगर हम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो इसमें ज़रा भी संकोच नहीं होना चाहिए कि हमें डॉक्टर से जाके हेल्प लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है, प्रशांत रावत ने कॉल किया है। प्रशांत, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। जी प्रीति मैम नमस्कार, और सभी डॉक्टर्स को मेरा नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं जब किसी भी नई सिचुएशन में जाता हूँ या कभी नए लोगों से मिलता हूँ तो क्या होता है कि मेरे को कभी कभी स्टेमरिंग होती है। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि मेरे को कुछ कुछ वर्ड्स में स्टेमरिंग होती है कि मैं कुछ कुछ वर्ड्स बोल नहीं पाता हूँ। क्या होता है कि मतलब और ना मेरे को शॉर्ट ब्रीदिंग होने लगती है। और जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरे एक फ्रेंड था तनिष्क, मतलब स्कूल में था, और ना मैं उसको कभी अपना नाम लेके बुला नहीं पाता था उसका, क्योंकि ना मेरे को उसके नाम पे स्टेमरिंग होती थी। कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिन पे मेरे को स्टेमरिंग होती है। ठीक है। तो आप स्टैमरिंग को लेकर ही जानना चाहते हैं, आप मन में कुछ सोचते हैं इसे लेकर? शॉर्ट ब्रीदिंग को लेके क्या होता है कि मैंने आपको बताया ना कि मैं नए लोगों से मिलता हूँ या मतलब एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ ज्यादा, तो एकदम मेरे को होता है मेरे साथ। ठीक है, लेकिन वैसे हम आपको प्रशांत बता दें कि आपने अभी बहुत अच्छे से हमसे बात की है। हम बिल्कुल अगर आप ना बताते तो हम नहीं पहचान पाते कि स्टैमरिंग की ऐसी कोई दिक्कत आपको है, लेकिन हम देखते हैं कैसे मदद हो सकती है। डॉक्टर शोक, इन्हें क्या बताएंगे आप? देखिए, ये जो पेशेंट है इसको है सिचुएशनल एंग्जाइटी, कि अभी ऐसा होगा और ये पहले से ही सोच लेते हैं कि इस सिचुएशन में मैं ऐसा तो इसीलिए पहले से सोचते हैं शायद। पहले का जो व्यवहार है ना, उसको अपने ऊपर इतना इफेक्टिव कर दिया है कि पहले से ही सोच लेते हैं मैं कनिष्क का नाम लूंगा और मैं ट्रेमल कर जाऊंगा। तो एंग्जाइटी का ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ट्रेमलिंग, स्टैमरिंग एंड ऑल दिस। जो जितना आप अवेयरनेस है, तो अवेयर हो जाते हैं पहले से कि मैं ऐसा होगा और इस सिचुएशन में ऐसा हो ही जाऊंगा। सिचुएशन, इसको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी भी हम कहते हैं। तो उसके लिए तो ये है कि डॉक्टर से मिलें, अच्छे से बात करें, अपने अंदर पॉजिटिविटीज को लाएं। क्योंकि डॉक्टर, इन्होंने जो बोला कि एक तनिष्क इनका दोस्त था, हाँ, उसका नाम लेने नाम में कितने अच्छे से इन्होंने बोला, लेकिन जब उसके सामने जाते थे लेकिन तो ये ये अवेयर हो जाते हैं वहाँ कि अब मैं तनिष्क बोलूँ। अभी तनिष्क जब ये अवेयर नहीं थे, ये एग्जाम्पलीफाई कर रहे थे कि मैं तनिष्क बोलता हूँ तो मेरे को ऐसा होता है। और जो मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जो आपकी प्रीवियस पेशेंट थी, ये जो वो बात कह रही थी कि कोई बात को मैं सोचती रहती हूँ। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, कोई बात हमारे दिमाग में आती है, एक होता है हाइपर थिंकिंग, होता है हाइपर विजिलेंस। अच्छा। हाइपर थिंकिंग, मैं एक चीज़ को लेके सोचता ही जा रहा हूँ, और उस सिचुएशन में क्या होता है कि हर चीज़ मेरे लिए एक चिड़चिड़ाहट पैदा कर रही होती है। ट्रिफल्स, जिसको हम ट्रिफल्स कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैं चिढ़ रहा हूँ, छोटी छोटी। अब मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ, और मेरे आसपास के लोग कह रहे हैं क्यों चिढ़ रहे हो भाई, क्या बात है, वो मेरी चिड़चिड़ाहट को और बढ़ा देती है। और वहीं मैं कुछ ऐसी चीज़ खोज लेता हूँ या खोज लेती हूँ कि ये मेरी चिड़चिड़ाहट और वो हो जाती है, और लास्ट में पेशेंट ऐसी स्थिति में इतना रोने लग जाता है, अपने को अलूफ कर लेता है, सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है। और देखिए, परिवार में और इस समाज में लगभग लोगों के पास समय कम है कि लोग किसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये चीज़ दोनों केसेस के अंदर हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर हैं, शशिकांत ने गुजरात से कॉल किया है। शशिकांत जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी मैडम, मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब लोगों से। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूँ जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा बेटा लगभग 3-3.5 साल से दिक्कत है। उसको दिक्कत क्या है मैं बताना चाहता हूँ। उसकी हिस्ट्री में थोड़ी बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो करीब 3-3.5 साल से उसको दिक्कत है और अभी वो अंडर ट्रीटमेंट है। हाँ, बताइए। जी, मेरे बेटे को कभी शुरू में करीब 3.5-4 साल पहले डेंड्रफ हुआ था, और वो BHU में एक डॉक्टर को जो स्किन स्पेशलिस्ट है वहाँ दिखाया था, तो उन्होंने डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि आपको सोराइसिस है। अच्छा, सोराइसिस क्यों होता है, ये क्या है, वो सब डॉक्टर ने एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने बोला कि इंटरनेट पे सारी मटेरियल्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। पर वो बच्चा अब इंटरनेट पे खुद देखने लगा, तो उसको ये पता चला कि ये तो अनक्यूरेबल डिजीज है और लाइफ लॉन्ग इसकी मेडिसिन चलती है, और वो लेकर के बहुत परेशान रहने लगा। और करीब 6-8 महीने बाद मेरे को फिर उसने शेयर किया, तो फिर मैं
मैं भी उसको सोच करके घबरा गया कि ये क्या डायग्नोसिस आ गई। ठीक है। पर अल्टीमेटली कुल मिलाकर के इसमें साल 1.5 साल चला गया और मैं खुद पर्सनली बीएचयू में जाकर के वहाँ फिर से स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये सोराइसिस नहीं है, इसको सिंपल नॉर्मल सीबोरिक डर्मेटाइटिस है। अच्छा अच्छा। और ये सोराइसिस से हमने एलोपैथ में, आयुर्वेद में और फिर होम्योपैथ में और बीएचयू में ही दिखाया तो सबने कहा कि नहीं इसको सोराइसिस नहीं है और इसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस है और इसको आप ट्रीटमेंट लेना चाहो तो ले सकते हो। पर अभी आपका जो लेवल है ये सिंपल सीजनल इफेक्ट्स की वजह से करीब करीब तो बहुत सारे लोगों को भी हो सकता है। तो आपको जी फिलहाल हमारे साथ जी हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ। ठीक है। लगातार दर्द रहता था, उसकी मसल्स में, पैरों में, घुटने के आसपास दर्द रहता था। हाँ हाँ। और आप देखिए, अगर आप हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं। जी जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब से सोराइसिस बताया गया आपके बच्चे को, उसके बाद उसने इतनी टेंशन ले ली इसे लेकर कि अब उसके जो बिहेवियर है उसमें भी आप लक्षण एंजाइटी के या इससे जुड़े कुछ मनोविकार के देख पा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं? लक्षण क्या है मैडम, मैं बता रहा हूँ। उसका पेट, हाँ, उसके पेट में राइट साइड में दर्द रहने लगा। ठीक है। और उसके घुटने के आसपास मसल्स में पेन रहने लगा। 1-2 बार वो बेहोश होकर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा जैसा महसूस होता था, ऐसा बताने लग गया। और उसकी प्रिपरेशन इफेक्ट होने लगी। वो आईआईटी से एमटेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और वो संभव उसकी एमटेक पूरी हो गई और आगे फर्दर अपनी सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करने के लिए वो प्रोसेस में था। हाँ। और वो सब रुक गया था। प्रॉब्लम उसकी पेट में राइट साइड का दर्द, नींद नहीं है ना, रात भर जागा रहता था, खाना नहीं बिल्कुल खाना, 3-3, 4-4 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाना, सिर्फ चाय पीना, 1-2 बार कुछ एक आध रोटी खा लेना। ठीक है। अगर आप थोड़ा जी मैडम, मैं अभी बीएचयू वाराणसी में ही एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाइए, तो उनसे भी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये ट्रीटमेंट पिछले नवंबर महीने से चालू हुआ है, जो बनारस में लेटेस्ट बता रहा हूँ। ठीक है। जो पेट के रोग के हैं और जो साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं। ठीक है। तो कुछ बेटे को मेरे को मुझे लग रहा है 70% इम्प्रूवमेंट है, ठीक से सोता है, नींद आती है, खाना भी आता है। अभी मैं 15-20 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, भूख में कमी की शिकायत बता रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप अगर हमें ये बता पाए, वो क्या हमें सुन पा रहे हैं इस समय? आपके जो बेटे हैं वो सुन पा रहे हैं हमें? वो भी हैं आपके साथ? आपके बेटे भी हमें? मेरा बेटा इस समय मेरे पास नहीं है। ठीक है ठीक है। तो देखिए, सबसे अच्छी बात है कि 70% जो है वो सुधार आ रहा है। डॉक्टर क्या बताएंगे, इतना ज़्यादा टेंशन ले लेना किसी वजह से? किसी भी स्किन प्रॉब्लम में एक्चुअली एंजाइटी और डिप्रेशन के फीचर्स एसोसिएटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो एकदम से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो धीरे धीरे पेशेंट ये सोचने लगते क्या होगा, ठीक होगी भी कि नहीं होगी, क्या चलेगा। तो उसके लिए साइकियाट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलना, दोनों से ही मिलना ज़रूरी है। और केवल समझाने से, जैसे लोग समझते हैं कि समझाने से ठीक हो जाती प्रॉब्लम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम समझाना नहीं होता है, समझना ज़्यादा होता है कि मरीज उन समस्या को कैसे देख रहा है, उसके क्या क्या कॉग्निशंस आ रहे हैं, क्या क्या थॉट आते हैं और उन थॉट को वो क्या वैल्यू दे रहा है, किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से समझते हैं और वो फिर उसको बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ें उसे परेशान कर रही हैं, ये खास तरह की चीज़ें, जैसे थॉट्स में डिसफंक्शन है, वो डिस्टॉर्शंस है, थॉट सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, ये थोड़े से अलग ढंग के हो गए हैं, उसको सही किया जा सकता है। तो इन चीज़ों पे डिस्कशन किया जा सकता है उसके साथ। और ये काफ़ी कॉमन तरह के, मतलब ये लक्षण होते हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के, किसी भी स्किन प्रॉब्लम में, सोरियासिस हो, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, उसमें काफ़ी होते हैं। कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो उसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वो सिम्टम्स जो हैं डॉक्टर, वो स्किन की प्रॉब्लम की वजह से या फिर स्किन की प्रॉब्लम को लेकर जो सोच बना ली है, जो विचार आते हैं, अच्छा, स्किन की प्रॉब्लम को लेके कुछ खास तरह के थॉट्स आने लगते हैं, उसकी वजह से ही परेशानी होती है। ठीक है। एक और कॉलर है विक्रांत ने हमें फरीदाबाद से कॉल किया है। विक्रांत, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जैसे कुछ 12-15 महीने से प्रॉब्लम है। अच्छा। कि कुछ पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, वो निकलता नहीं दिमाग से, और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे प्रोफेशनल अचीवमेंट है या एजुकेशनल अचीवमेंट है, हाँ, वो हो रही हैं, लेकिन सब चीज़ें मतलब बेकार लगती हैं, यूजलेस लगती हैं। अच्छा। और एक चीज़ है कि जैसे 3-4 महीने में थोड़ा फूड के पैटर्न में चेंज आया है, जैसे
स्ट्रेस फेस करने पे कुछ एक स्पेसिफिक चीज खाने की तलब होती है, चाहे मीठा चाहे कुछ। तो ये एंजाइटी से है या मतलब जनरल सैडनेस है क्या? और ये आप बता रहे हैं कि 12-15 महीने से ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्जर्व मैंने 1-2 महीने में अच्छा, किया अच्छा, है। पहले मुझे लगता था जनरल है। अच्छा अच्छा, ठीक है विक्रांत। डॉक्टर अशोक, आप विक्रांत को क्या सलाह देंगे? ये देखिए, बता रहे हैं कुछ ऐसा हादसा हुआ इनके साथ और उस वजह से, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो रही हैं, लेकिन ये उस चीज़ को इतना पकड़ के बैठे हुए हैं कि आज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी थोड़ा सा इन्हें लग रहा सब डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द इंटरेस्टिंग थिंग्स इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। तो मेरी ये सलाह है कि इनको जाना चाहिए, अपने को इवेल्युएट कराना चाहिए कि वेदर ही हैज़ गॉट सम डिप्रेसिव सिम्टम्स और नॉट, और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट लें। तो ये सबसे बड़ी एक बात है। एक चीज़ जो मैं और ऐड कर सकता हूँ, क्या वो जो आपका सोराइसिस वाले कॉलर जो थे, देखिए क्या हुआ, मिस डायग्नोस हुआ केस का, लेकिन वो मिस डायग्नोसिस इतना घर कर गया मन के अंदर, दिमाग के अंदर, कि एक पढ़े लिखे थे और एक्सेसिव नॉलेज, ये जो नेट से गूगल बाबा से जो आई, दैट हैज़ अफेक्टेड हिज होल पर्सनैलिटी। तो 4 चीज़ें लेके चलना पड़ता है, पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, मीनिंग ऑफ द इलनेस, देन कोपिंग स्टाइल, देन डिफेंस मैकेनिज्म। अभी उन्होंने क्या किया कि कोप अप नहीं कर पाए उस चीज़ से, तो क्या हुआ कि डिफेंस मैकेनिज्म भी कुछ और ले लिया, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स उनके फादर बता रहे थे कि उनका पेट गड़बड़ हो रहा है, पेट में दर्द, और सो मच सो उन्होंने अपने दिमाग को परेशान कर लिया कि एक दिन बेहोश होकर भी गिर गए। तो वहाँ पे सलाह ये है कि अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें, अच्छे होम्योपैथ से मिलें। और उन्होंने एक चीज़ बताई कि 70% सुधार आया है, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिल चुके हैं। तो उन्होंने कि जिससे उनके डिप्रेसिव फेज को बाहर आ गए हैं वहाँ से। तो इस जगह पे एजुकेशन, जो उनकी इंफॉर्मेशन से मिसनॉमर क्रिएट हुए थे, उससे बाहर आना पड़ेगा इस पेशेंट को, तब वो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से चला पाएंगे। तो बिकॉज देयर इज डेफिनेट रिलेशन बिटवीन माइंड एंड स्किन, ये डायकॉटमी है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब एक सवाल हम लेंगे जो जीमेल के जरिए हम तक आया है। आइए देखते हैं ये सवाल क्या है। ये सवाल पूछा गया है कि मेरी उम्र 36 साल है, मैं पिछले 2-4 सालों से कई बार अजीब सी बेचैनी महसूस करता हूँ, लगता है सिर घूम रहा है, धड़कनें काफ़ी बढ़ जाती हैं, और बीपी और दूसरी जांच जब कराता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल आता है। क्या ये एंग्जाइटी है? तो डॉक्टर आप क्या बताएंगे, ये एंग्जाइटी के लक्षण है? सामान्यतः एंग्जाइटी के लक्षण ऐसे ही शुरू होते हैं। तो अगर इन्हें और कोई शारीरिक परेशानी नहीं है तो ज़्यादा संभावना है कि ये एंग्जाइटी के ही सिम्टम्स हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो विचार आते हैं ना, उसे हम किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरह से मीनिंग दे रहे हैं। जैसे एक है कि हृदय की धड़कन बढ़ रही है, मुझे पता है मैं अगर एक्सरसाइज करूँगा तो मेरे हृदय की धड़कन बढ़ेगी, लेकिन मैं अगर इसे यूं इंटरप्रेट करने लगूं कि कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ये ज़्यादा परेशान करती है। तो इनको ये चाहिए कि ये समझे कि ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या उसको बदलने की ज़रूरत है। अगर वो खुद नहीं कर पाते तो उनको फिर हेल्प के लिए कहीं जाना चाहिए। अच्छा अच्छा। और इसी का एक और भाग है इस सवाल का। डॉक्टर व्यास, मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब दें। इसका भाग ये है कि क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करना और बॉडी बिल्डिंग वाले जो प्रोटीन सप्लीमेंट हैं उनका इस्तेमाल करने की वजह से भी क्या एंग्जाइटी हो सकती है, उसके लक्षण दिख सकते हैं? देखिए, जो एक्सरसाइज जो रहती है उसका हर एक का बता रखा है अर्धशक्त्या निषेवत, मतलब अपनी जितने कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मान से हम एडवाइस के मान से एक्सरसाइज करें। पर कई बार लोगों का क्या रहता है कि थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए या ज़्यादा अच्छा, जैसे 6 पैक बनाना है तो वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। और उसके लिए वो अलग अलग प्रोटीन्स या अलग कई प्रकार के फूड्स आते हैं वो लेते हैं, वो शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जैसा कि अभी पहले वाले स्कॉलर ने क्वेश्चन किया था, उन्होंने बोला था कि मेरे को पाल्पिटेशन बढ़ जाता है और फिर जब ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कराते हैं बिल्कुल नॉर्मल आता है। मीन्स वो खुद उसको इमेजिन कर लेते हैं। अगर मैंने थोड़ा सा कुछ किया, मेरे को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को और कोई प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होते हुए भी वो सोच लेते हैं। अच्छा। तो इन सब चीज़ों में अगर थोड़ा सा हम सोच अच्छा करें, और वो व्यक्ति खुद नहीं कर सकता, अगर वो कर पाता तो उसको दिक्कत ही नहीं होती, तो उसके लिए या तो चिकित्सक के पास जाएं, किसी मनोविशेषज्ञ के पास जाएं, किसी मेडिटेशन को अच्छे से करें,
इन सब के परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है। तो इनका प्रयोग करेंगे तो स्वस्थ रह सकते ठीक है। और आखिरी हम सवाल लेंगे, ये भी हमारे पास जीमेल के जरिए आया है। मीनू ने दिल्ली से पूछा है, मेरी उम्र 34 साल है, मैं कहीं बाहर घूमने जाती हूँ तो मुझे लगता है मेरी ट्रेन छूट जाएगी। घर में अगर पूजा है तो कुछ खराब होने की आशंका बनी रहती है, इससे बचने के लिए क्या करूँ? डॉक्टर अशोक। ये डेफिनेटली एंजाइटी का सिम्टम है, जहाँ पेशेंट हरीड हो जाता है। तो उसमें ये है कि अपनी चीज़ों को प्लान आउट करें और देखें कि क्या मेरी ट्रेन कभी छूटी है, क्या कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो इसको हम एक तरह से ड्रिल थेरेपी भी कहते हैं कि आप उस सिचुएशन से एक्सपोज तो होइए। तो ये एक उत्साह, उत्तेजना इस तरह का पेशेंट अपने अंदर बना लेता है कि खुद भी हरीड हो जाता है और दूसरों को भी हरीड कर देता है। आपने देखा बहुत से लोग इतनी हड़बड़ाहट कर देते हैं कि आपके काम भी खराब करवा देते हैं। तो दिस इज ए प्योरली फिजियोलॉजिकल एंजाइटी स्टेट विच कैन बी मैनेज थ्रू काउंसलिंग, टॉकिंग एंड जस्ट आस्किंग हाउ टू मैनेज द थिंग्स। तो इट्स ए वेरी सिंपल एंजाइटी स्टेट। तो आप तीनों मेहमान स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी सलाह और सुझाव दिए हमारे दर्शकों को। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जैसा तीनों ही विशेषज्ञों से हमें समझ में आया, एक बार फिर मैं उसको एक लाइन में अगर रैप करूं तो चिंता जरूर चिता है लेकिन चिंतन अमृत है। इसलिए चिंतन कीजिए और चिंता मत कीजिए। और देखा आपने कि बेवजह की परेशानी अगर लंबे समय तक रहे तो दिक्कत काफी बढ़ सकती है। इसे लेकर समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह जरूर लेने जाएं। साथ ही स्वस्थ रहने के लिए हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन और मस्तिष्क के लिए भी व्यायाम और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा जरूर बनाएं और इन सब सलाहों और सुझावों को अपनाइए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे ग्लूकोमा की, यानी काला मोतिया की, इसके कारण और निदान की। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।